हेलो एवरीवन टू द डेली हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। रजिंद्रा लॉ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास के अंदर मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट इवेंट डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप क्लैट 2027 देने वाले हैं तो आज का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज मैं आपके लिए लेके आया हूं। आज के न्यूज़पेपर में 2-3 न्यूज़ ऐसी हैं जिसके हाई प्रोबेबिलिटी और हाई चांसेस हैं कि वो इस बार एग्जाम में आ सकता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आज आपको बहुत ही डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूँ 2-3 टॉपिक्स के ऊपर। एक हांगकांग वाला टॉपिक है और एक 61st सेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जो करंट सेशन चल रहा है उसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। देन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर। So let's start with today's newspaper. Today is 27th of February. So first news on the front page is Supreme Court bans the textbook. Basically एनसीईआरटी की क्लास 8 की सोशल साइंस की बुक थी जिसके अंदर जुडिशरी के चैप्टर में जुडिशरी के अंदर करप्शन के बारे में मेंशन किया था एनसीईआरटी की बुक के अंदर, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। सुओ मोटो, जब आप यहाँ पर वर्ड देखते हैं सुओ मोटो, तो सुओ मोटो का मतलब होता है कि ओन इट्स ओन। सुओ मोटो का मतलब होता है ओन इट्स ओन। ये लीगल टर्म्स हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन लीगल टर्म्स के साथ फेमिलियर होना पड़ेगा। ओन इट्स ओन का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई पिटीशन नहीं फाइल हुई, सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसका कॉग्निजेंस, खुद इसका नोटिस लिया कि एनसीईआरटी की क्लास 8 की किताब के अंदर जुडिशरी के चैप्टर के अंदर जुडिशरी के अंदर करप्शन की प्रॉब्लम को हाईलाइट किया उस चैप्टर के अंदर। तो कोर्ट ने इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और कोर्ट ने बोला कि ये जो करप्शन के बारे में इस बुक के अंदर मेंशन किया गया है, इट इज अ कैलकुलेटेड मूव टू इंस्टिल बायस इन चिल्ड्रन। बच्चों के दिमाग में एक प्रेजुडिस फिल करना कि जुडिशरी बायस्ड है, जजेस बायस्ड है, करप्शन जुडिशरी के अंदर वाइड स्प्रेड है, रैम्पेंट है, वाइड स्प्रेड है। तो कोर्ट ने बोला कि इस इशू को हम अपॉलॉजी के साथ, सिर्फ माफी के साथ हम इसको खत्म नहीं करेंगे। हम जिस पर्सन ने इस बुक के अंदर ये चैप्टर इंस्टिल किया है या डाला है उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है एक्शन लिया जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और हैरानी की बात तो ये है कि जो एनसीईआरटी के जो डायरेक्टर हैं जिनका नाम है प्रसाद सकलानी, उन्होंने इस चैप्टर को डिफेंड किया है। उन्होंने बोला है कि भाई ये जो चैप्टर है which talks about the corruption in the judiciary, he has defended this chapter. Basically the court has said that we are going to take contempt action against anyone responsible uh, for this chapter in this particular book. So now let's have an important look at contempt of court क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। contempt of court के लिए अगर आप देखेंगे, contempt of court जो है ना, एक कोर्ट की पावर है। contempt का मतलब है कि आपने कोर्ट का डिसरिस्पेक्ट किया है। कंटेम्प्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास होती है, लोअर कोर्ट्स के पास, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जिसको हम बोलते हैं लोअर कोर्ट्स, उनके पास ये पावर नहीं होती है। अगर लोअर कोर्ट का कोई डिसरिस्पेक्ट होती है तो उस लोअर कोर्ट की कंटेम्प्ट का एक्शन हाई कोर्ट ही लेता है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि कंटेम्प्ट होता क्या है। बेसिकली कंटेम्प्ट जो है ना, ये आपको देखना पड़ेगा कि ये पावर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास एक लॉ है हमारा इंडिया के अंदर जिसका नाम है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, which categorizes contempt into two categories. One is the civil contempt and other is the criminal contempt. Now let's see the definition of the contempt. Contempt means it refers to the offense of showing disrespect to the dignity. तो मतलब जुडिशरी की डिग्निटी के बारे में आप डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे हैं या फिर आप जुडिशरी की अथॉरिटी के को क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि आपने कोर्ट का जो है वो कंटेम्प्ट किया है। कंटेम्प्ट दो तरीके का होता है, वन इज द सिविल एंड वन इज द क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट बहुत सिंपल है, अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया, कोई डिक्री पास की और आपने कोर्ट के ऑर्डर को मानने से मना कर दिया, आप बोल रहे हो कि भाड़ में जाए कोर्ट, मुझे कोर्ट के ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, मैं कोर्ट के ऑर्डर को पूरा नहीं फुलफिल नहीं करूंगा, मैं उसको ओबे नहीं करूंगा, तो उस पर्सन के ऊपर सिविल कंटेम्प्ट जो है, सिविल कंटेम्प्ट का एक्शन लग सकता है। हम कंटेम्प्ट की और अगर हम क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात करें तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब है कि अगर आप कोर्ट को स्कैंडलाइज करते हैं, स्कैंडलाइज मींस यू टेंड टू लोअर द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट इन द आईज ऑफ द पब्लिक। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि सारे ही जजेस जो है करप्ट हैं, जुडिशरी में करप्शन है, जजेस तो पैसे लेके फैसले सुनाते हैं,
तो आप जो है स्कैंडलाइज कर रहे हैं कोर्ट की इमेज को, कोर्ट की डिग्निटी को। सिमिलरली अगर आप इंटरफेयर करते हैं इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जैसे कि अगर आप किसी विटनेस को धमकाते हैं या कुछ इंटरफेयर, जैसे मीडिया ट्रायल, मीडिया अगर कोई हाई हाई प्रोफाइल केस आया मीडिया के अंदर, और मीडिया जो है वो अपने न्यूज चैनल के ऊपर ये दिखा रही है कि दिस पर्सन शुड बी कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, कोर्ट को इसको कन्विक्ट करना ही चाहिए। भाई हमारे देश के अंदर ट्रायल चलाना, सबूतों के आधार पर फैसला देना जुडिशरी का है। मीडिया का काम है सिर्फ न्यूज को रिपोर्ट करना, फैक्ट्स पब्लिक के सामने लेके आना। बट उस केस के अंदर क्या एविडेंसेस है, क्या एविडेंसेस नहीं है, उस पर्सन को कन्विक्ट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ये तो जुडिशरी का फंक्शन है। तो मीडिया ट्रायल करना भी एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। अगर मीडिया पब्लिक को ऐसा शो कर रही है कि इस व्यक्ति को तो कन्विक्शन होनी ही चाहिए, ये व्यक्ति दरिंदा है, ये व्यक्ति कातिल है, तो मीडिया ट्रायल करना भी एक तरह का क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो सकता है। स्कैंडलाइज करना कोर्ट को, वो भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो सकता है। कंटेम्प्ट की डेफिनेशंस अगर आप देख लेंगे तो है फेलियर टू कंप्लाई विद द कोर्ट्स डायरेक्शन, टेम्परिंग विद द एविडेंसेस एंड थ्रेटनिंग द विटनेस, विटनेस को धमकाना एंड विदहोल्डिंग द एविडेंस, डिफाइंग द जुडिशियल ऑर्डर्स को ना मानना, ये कंटेम्प्ट के अंदर फॉल करते हैं। कंटेम्प्ट के लिए जो हमारे इंडिया में लॉ है वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। ये किसकी रिकमेंडेशन पे आया था, इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ये आया था रिकमेंडेशन HN सन्याल कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया था कि इंडिया के अंदर, नहीं तो अदरवाइज इंडिया के अंदर कोई भी व्यक्ति जुडिशरी की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। वो बोलेंगे कि कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास करता रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है, कोर्ट को एक पावर देता है कि अपनी डिग्निटी को और अपनी अथॉरिटी को मेंटेन करने का। नाउ मूविंग अहेड, टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। सिविल कंटेम्प्ट होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। सिविल कंटेम्प्ट को आप देख सकते हैं कि इट इज द विलफुल डिसोबीडियंस टू एनी जजमेंट ऑफ द कोर्ट, एनी डिक्री ऑफ द कोर्ट, एनी डायरेक्शन ऑर्डर और द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। तो सिविल कंटेम्प्ट नॉर्मल है कि हम कोर्ट के ऑर्डर को मानने से मना कर रहे हैं। क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है, ये किसी प्रकार की पब्लिकेशन अगर आप कर रहे हो या आप सोशल मीडिया पे कुछ या कोई पोस्ट डाल रहे हो आप, जिसके अंदर आप कोर्ट को स्कैंडलाइज कर रहे हो या कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर कर रहे हो, या आप जुडिशियल प्रोसीडिंग को प्रेजुडिस कर रहे हो, जैसे कि मैंने मीडिया ट्रायल की एग्जांपल आपको दी थी, वो इसमें फॉल कर सकते हैं। नाउ सिविल कंटेम्प्ट जो है इस लॉ के सेक्शन 2B के अंदर डिफाइन किया गया है। एंड बेसिकली ये हम देख चुके हैं, आगे चलते हैं इसके अंदर। क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है वो 2C के अंदर डिफाइन किया गया है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर 3 कैटेगरीज हैं: स्कैंडलाइज द कोर्ट, लोअर द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, देन प्रेजुडिस और इंटरफियर विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इंटरफियरिंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और प्रेजुडिस और इंटरफियर विद द ड्यू कोर्स ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो स्कैंडलाइज के कोड में एग्जांपल मैंने आपको दी कि अगर कोई न्यूज़पेपर, अगर कोई, जैसे अब बुक की एग्जांपल चल रही है, एनसीईआरटी की किताब के अंदर लिखा है कि जुडिशरी के अंदर वाइड स्प्रेड करप्शन है, रैम्पेंट करप्शन है, तो इट स्कैंडलाइजेस द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। तो फिर ये जो एक्शन है, एनसीईआरटी की बुक जिसने भी लिखी है, उस पर्सन ने कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट किया है जो कोर्ट को स्कैंडलाइज कर रहा है। तो प्रेजुडिस और इंटरफेयर में मैंने आपको मीडिया ट्रायल की एग्जांपल बताई, और उसके बाद इंटरफेरेंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में किसी विटनेस को धमकाना या एविडेंस के साथ टेम्पर करना, ऐसी एग्जांपल्स यहाँ पर फॉल कर सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई भी एक्ट करता है, उसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर लायबल किया जा सकता है। नाउ आगे देख सकते हैं कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सजा कितनी मिलती है। तो मैक्सिमम पेनल्टी जो है, जो कोर्ट लगा सकते हैं, वो है 6 मंथ की पेनल्टी लगा सकता है कोर्ट, जैसे, और फाइन कितना है, अप टू 2000 रुपीज, या फिर इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों भी लगाए जा सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि सिविल कंटेम्प्ट क्या है। सिविल कंटेम्प्ट है कि कोर्ट की किसी ऑर्डर को, जजमेंट को, डिक्री को ना मानना। तो जैसे हमारे कोर्ट के द्वारा बहुत सारी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा बहुत सारी जजमेंट्स जो हैं वो पास की जाती हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, तो ललिता कुमारी जजमेंट एक हमारी आई थी, ललिता कुमारी जजमेंट। तो ललिता कुमारी जजमेंट के अंदर कोर्ट ने बोला था कि इज registration of FIR is necessary, is compulsory if a person discloses a cognizable offense। अगर कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन में जाके कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं थोड़े हीनियस ऑफेंस, उसको पुलिस ऑफिसर को जाके डिस्क्लोज करता है कि मेरे साथ ये ऑफेंस हुआ है, मैं उसकी एफआईआर लिखवाने आया हूं। तो होता होता क्या है कि कई बार पुलिस ऑफिसर एफआईआर लिखने से मना कर देता है, इसके बावजूद कि वो व्यक्ति जो है अपनी कंप्लेंट लेकर आया है और वो बता रहा है कि मेरे साथ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। जब वो पुलिस ऑफिशियल
एफआईआर लिखने से मना कर देता है, तो बेसिकली वो कोर्ट की जजमेंट को मानने से मना कर रहा है, क्योंकि कोर्ट की जजमेंट साफ-साफ कहती है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर करना जो है वो फर्स्ट स्टेप है और वो मैंडेटरी है, वो नेसेसरी है। वो जो व्यक्ति कंप्लेंट लेके आया है वो सच्ची है या झूठी है, वो फ्रिवलस है या जेन्युइन है, इट इज अ पोस्ट एफआईआर स्टेज थिंग। मतलब एफआईआर करने के बाद पुलिस ये देखे कि ये जो कंप्लेंट वो पर्सन लेके आया है, वेदर इट इज जेन्युइन और वेदर इट इज फ्रिवलस, वेदर इट इज फॉल्स। तो उस केस में हमने बहुत सारे केसेस में ऐसे भी देखा है कि जब पुलिस ऑफिसर्स एफआईआर करने से मना कर देते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, तो कोर्ट की जजमेंट की डिसोबीडियंस है वो। कोर्ट ने जब साफ साफ स्पष्ट तौर के ऊपर ये कहा गया है कि एफआईआर करनी जरूरी है, तो एफआईआर, तो उस केस में अगर कोई पुलिस ऑफिसर कोर्ट के द्वारा दी गई डायरेक्शंस को मानने से मना कर देता है, तो वहां पर हम उस पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है एक्शन ले सकते हैं। उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए एप्लीकेशन या पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं ये इनिशिएट कैसे होती हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट दो तरीके से होती हैं। एक तो सुओ मोटो, जो कि इस एग्जांपल में हमने देखने को देखा कि कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया और सुओ मोटो कोर्ट ने बोला कि हम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स करेंगे उस पर्सन के ऊपर जिसने भी ये चैप्टर एनसीईआरटी की बुक में इंक्लूड किया है। तो हम देख सकते हैं कि ये सुओ मोटो पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, हाई कोर्ट के पास पावर है, बट ये लोअर कोर्ट्स के पास पावर नहीं है। मतलब अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाएंगे और अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहब को कुछ उल्टा सीधा बोल दें या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ऑर्डर या जजमेंट के साथ मानने से मना कर दें, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने आप कंटेम्प्ट का एक्शन नहीं ले सकती। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एप्लीकेशन डालेगी हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बिहाफ के ऊपर उस पर्सन के खिलाफ कंटेम्प्ट का एक्शन लेगा। तो सुओ मोटो, एक तो सुओ मोटो पावर हो गई और दूसरी है थर्ड पार्टी। कोई थर्ड पार्टी भी पिटीशन डाल सकती है, जैसे कि आपने कुछ महीने पहले आपने देखा होगा कि जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे बी आर गवई जी के ऊपर एक एडवोकेट ने एक जो है शू फेंक दिया था। तो वहां पर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्शन उसके ऊपर लगना था और वो एक थर्ड पार्टी की पिटीशन के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन वहां फाइल हुई थी। कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन नहीं लिया था उस केस के अंदर। तो थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो फाइल अ कंटेम्प्ट पिटीशन, बट उसमें एक कंडीशन है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, अटॉर्नी जनरल जो होता है वो पूरे इंडिया का जो हम कहें सेंट्रल गवर्नमेंट का टॉप मोस्ट लॉ ऑफिसर होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन का टॉप मोस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल साहब अपनी कंसेंट देंगे, थर्ड पार्टी पिटीशन फाइल करेगी, अटॉर्नी जनरल से कंसेंट मिलेगी, उसके बाद जो है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की जा सकती हैं। इसके बाद इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के अंदर और भी बहुत सारी प्रोविजंस हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके पास खुद के पास पावर नहीं है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देन कुछ आर्टिकल्स हैं, आप आर्टिकल्स नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस रिलेटेड टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर आपको एग्जाम में आ जाए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस हैं, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। आर्टिकल 129 डिक्लेयर्स द सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड विद द पावर टू पनिश फॉर इट्स ओन कंटेम्प्ट। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट पास करता है तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा और वो पूरे इंडिया के ऊपर बाइंडिंग है, पूरे जितने भी कोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर उनके ऊपर बाइंडिंग है, इवन द पीपल ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। नाउ आर्टिकल 129 आपको याद रखना है। देन आर्टिकल 142 क्लॉज 2 empowers the supreme court to make orders necessary for securing the attendance, production of the documents or punishment for the contempt. So this article also gives power to the supreme court. Then article 215, sorry, gives power to the high court as a court, because high courts are also court of records. हाई कोर्ट की भी जो जजमेंट्स होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं और वो बाइंडिंग होती हैं उस हाई कोर्ट के जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर। तो यू प्लीज नोट डाउन दीज आर्टिकल्स ऑल्सो। अगर कल को आपको एग्जाम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स पूछ लिए कि कौन से आर्टिकल के अंदर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो अपने कंटेम्प्ट के लिए जो है एक्शन ले सकते हैं, तो वो आर्टिकल 129, आर्टिकल 215 ऑफ द हाई कोर्ट, इन आर्टिकल्स को आप याद कर लीजिए और अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। देन कंटेम्परेरी चैलेंजेस बहुत सारे हैं। हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, बस हम कुछ देख लेते हैं कि डिफेंस क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। डिफेंस मतलब कि सपोज करो एक पर्सन ने कोई ऐसी बात बोली जो कोर्ट को स्कैंडलाइज करती है। जैसे मान लो जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। कुणाल कामरा, आपको पता है, एक कॉमेडियन है वो कुणाल कामरा। उसने क्या किया था कि अपने सोशल मीडिया के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग की जो इमेज थी उसके ऊपर
इंडिया का जो फ्लैग था उसको उसने ना एडिट करके मॉफ करके वहां पर बीजेपी का जो है वो फ्लैग सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के ऊपर शो कर दिया अपने सोशल मीडिया के ऊपर। वो इमेज उसने एडिट की थी, उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्शन हुआ था, क्योंकि वो स्कैंडलाइज करता है कोर्ट को। क्योंकि अगर बीजेपी का झंडा कोर्ट की बिल्डिंग के ऊपर उसने लगाकर दिखा रहा है अपने सोशल मीडिया के ऊपर, दैट मींस ही इज शोइंग दैट द जजेस आर बायस्ड, जजेस आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के फेवर में फैसले देते हैं, जजेस जो है न्याय नहीं करते हैं। तो वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक एग्जांपल आपको पता मैंने आपको दिया। देन उसके बाद डिफेंसेस क्या होते हैं कि बेसिकली अगर सपोज करो मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अगर एक्शन आ रहा है, तो मैं कोर्ट के अंदर कुछ डिफेंस ले सकता हूं जिससे मुझे पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। डिफेंसेस हैं। अगर आप बोलिए कि मैंने जो पब्लिकेशन की है ये इनोसेंट पब्लिकेशन है, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, ये इनोसेंट पब्लिकेशन है, जिसमें विदाउट नॉलेज आपने वो चीज वो पब्लिश कर दी है, तो उस केस में वो डिफेंस मिल सकता है। देन फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग, कि अगर आपने जो चीज अखबार में या किसी एडिटोरियल में कुछ छापा है, जैसे बुक में ही छापा है, तो वो फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट है किसकी? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो चल रही थी, कोर्ट ने जो केस की सुनवाई के दौरान जो जो प्रोसीडिंग्स करी, उसकी आप फेयर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आप जज जो सुप्रीम कोर्ट की जजेस, जो जजेस का नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो जजमेंट आती है उसका फेयर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे एडिटोरियल्स द हिंदू में भी आते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट पास करता है, अगर जो एडिटोरियल के अंदर जो ऑथर है, जो वो एडिटोरियल लिख रहा है, हो सकता है कि वो फेयर क्रिटिसिज्म करे कि ये जजमेंट सही नहीं है, कोर्ट ने ये फैसला सही नहीं सुनाया, कोर्ट को फैसला ऐसे सुनाना चाहिए था। वो एक डिफेंस है, आप फेयर क्रिटिसिज्म कर सकते हो। बट आप कोर्ट को स्कैंडलाइज नहीं कर सकते, कोर्ट को आप इंटरफेयर उसको प्रेजुडिस नहीं कर सकते, इंटरफेरेंस वाली चीजें आप कुछ नहीं कर सकते। फेयर क्रिटिसिज्म करना हमारा अधिकार है, क्योंकि आर्टिकल 19 हमारे को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसको भी बैलेंस करना है ना। क्योंकि अगर आप ये बोल दोगे कि कोर्ट के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है, कोर्ट की जजमेंट्स के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है, तो फिर डेमोक्रेसी किस चीज की हुई? फिर रूल ऑफ लॉ किस चीज का हुआ? फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहाँ हुआ? तो आर्टिकल 19 भी तो इन्वॉल्व है। तो वहां पर फेयर क्रिटिसिज्म, और उसके बाद एक और डिफेंस है, ट्रुथ एज अ डिफेंस। तो अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये जज साहब करप्ट है, अगर वो चीज सच है, मान लो कि किसी उन जज साहब के ऊपर एक्शन हुआ था जिसके बारे में उसने बोला, और कोर्ट की ही जजमेंट है जिसके अंदर उनको करप्शन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर लायबल किया गया है, तो फिर उस व्यक्ति ने जो चीज बोली है वो तो सच ही बोला है, उसने झूठ क्या बोला? तो ट्रुथ भी एक डिफेंस है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के लिए। देन उसके बाद अपोलॉजी भी एक डिफेंस है, ये बाद में ऐड की गई थी। तो अगर अगर आपके ऊपर कंटेम्प्ट एक्शन चल रहा है और कोर्ट को अगर आप अनकंडीशनल अपोलॉजी टेंडर कर देते हो कि मेरे से गलती हो गई, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट आपको माफ भी कर सकता है। तो ये कुछ डिफेंसेस हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के। सो या इतना ही काफी है हमारे लिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज। ये फर्स्ट न्यूज हमारी खत्म हो जाती है, देन आगे देखते हैं। ये एक न्यूज है, हम नेक्स्ट पेज पे भी जाके देखेंगे। प्रोटेक्शनिज्म इज स्टिफलिंग द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स मर्कल। तो बेसिकली ये जो है ना, ये एंजेला मर्कल है, ये जर्मनी की फॉर्मर जो है चांसलर थी। जर्मनी के अंदर प्रेसिडेंट और जो होता है प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर नहीं होती, जर्मनी के अंदर चांसलर के पास पावर होती है। तो आप ये सोच लीजिए कि जर्मनी के अंदर जो चांसलर होता है ना, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जितनी पावर रखता है। तो अभी जो प्रेजेंट जर्मनी के अंदर चांसलर है, उनका नाम है फ्रेडरिच मर्ज। फ्रेडरिच मर्ज, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं फॉर्मर चांसलर जो है एंजेला मर्कल के बारे में बात कर रहा हूं। ये इंडिया आ रखी हैं, इन्होंने एक लेक्चर दिया, उस लेक्चर के अंदर इन्होंने ये बात बोली कि प्रोटेक्शनिज्म इज स्टिफलिंग द ग्रोथ। प्रोटेक्शनिज्म मतलब कि हर कोई देश टैरिफ लगा रहा है, दूसरे देश के प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगा रहा है। और दूसरी बात, जो है इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो टोटली क्रम्बल कर चुका है। इंटरनेशनल ऑर्डर मतलब क्यों? कोई देश दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर रहा है, कोई वॉर चल रही है, बिल्कुल भी इंटरनेशनल रूल्स एंड ऑर्डर्स के लिए कोई भी वैल्यू नहीं है। मल्टीलेटरलिज्म खत्म हो रहा है। मल्टीलेटरलिज्म मतलब कि पहले सारे जो कंट्रीज थी वो मिलकर फैसला करती थी यूनाइटेड नेशंस के अंदर। आज के टाइम पे तो द माइट इज द पावर। माइट मतलब जो तगड़ा है, जो पावरफुल है, वो अपनी मनमर्जी कर रहा है। तो जैसे आप ट्रंप देखेंगे, ट्रंप जिसके ऊपर टैरिफ लगा रहा है तो वहां लगा रहा है। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट जो है मिडुरो को कैप्चर कर लिया, और ये रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। इसराइल वाली वॉर आप देख ही रहे हैं। तो ये इन्होंने जो लेक्चर दिया, इसके ऊपर हम ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट आर डायरेक्टली लिंक टू द स्टेबिलिटी। आपको पता है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो इसराइल में गए, और इसराइल की पार्लियामेंट नेसेट
इजराइल की पार्लियामेंट को नेसेट बोलते हैं, हमारी पार्लियामेंट को संसद बोलते हैं हम, ठीक है। संसद में दो हाउसेज है, लोकसभा राज्यसभा। वहां पर इजराइल की पार्लियामेंट को नेसेट बोलते हैं। और वहां पर जाके मोदी जी ने बोला है कि भाई वेस्ट एशिया, तो अगर आप एशिया का मैप देखेंगे, एशिया का जो वेस्ट पार्ट है, वेस्ट एशिया जो है जिसके अंदर इजराइल भी फॉल करता है, तो उन्होंने बोला कि वेस्ट एशिया के अंदर स्टेबल रहना चाहिए, कोई लड़ाइयां लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इजराइल और पैलेस्टीन की कितना कन्फ्लिक्ट चला। तो उन्होंने बोला कि वेस्ट एशिया के अंदर स्टेबिलिटी जो है वो इंडिया के इंटरेस्ट में भी है, इंडिया का खुद का सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी है। तो हमने ये कल के न्यूज़पेपर में इसको डिस्कस किया था कि मोदी जी ने इजराइल विजिट के ऊपर क्या, इजराइल विजिट पे जब वो गए थे तो क्या क्या इंपॉर्टेंट एमओयूज, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन से साइन किए इजराइल के साथ। मोदी जी ने कहाँ कहाँ विजिट किया, एक हॉलोकॉस्ट मेमोरियल था याद वाशम, वहां पर भी गए। इवन कि मोदी जी को एक अवार्ड भी मिला है। ये कल हमने डिस्कस किया था, आज हम फिर उसको ब्रीफली एक बार चेक कर लेते हैं। तो आइए। जस्ट गिव मी 1 मिनट। सॉरी, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी इन इजराइल हाइलाइट्स द एग्रीमेंट्स रीच्ड, क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए, फटाफट से आप इसको नोट डाउन करते जाइए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया और इजराइल ने जो अपनी रिलेशनशिप है उसको एलिवेट कर लिया है। अपने रिलेशनशिप को उन्होंने एलिवेट करके क्या बना दिया है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। तो इंडिया की और इजराइल की जो है पहले स्पेशल पार्टनरशिप तो थी, बट हमने उसको एलिवेट करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना दिया। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सिंपल मीनिंग है कि इंडिया जिस जिस देश के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करता है उसके साथ उसके रिलेशन जो है डीपनिंग ऑफ द रिलेशनशिप हो जाते हैं। मींस बियॉन्ड रूटीन डिप्लोमेसी, रूटीन डिप्लोमेसी है कि हम एक दूसरे के साथ, हमारे मिनिस्टर आ रहे हैं वो वहां जा रहे हैं, एक रूटीन डिप्लोमेसी है। बट अगर हमने उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पे एलिवेट कर लिया है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों देश मिलकर हाई स्टेक कॉपरेशन करेंगे इन द एरिया ऑफ डिफेंस, डिफेंस में बहुत तगड़ी कॉपरेशन करेंगे हम, टेक्नोलॉजी के मामले में करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर बहुत ही डीपनिंग ऑफ द कॉपरेशन इन एरियाज में। तो आप ये मान के चलिए कि एक फ्रेंड है आपका, वो इतना फास्ट फ्रेंड नहीं है आपका। एक है कि बहुत फास्ट फ्रेंड है, उसके साथ आप हर चीज डिस्कस करते हैं, उसके साथ आप कोलैबोरेट इन द सेंस आप मिलकर कहीं घूमने भी जा रहे हैं। तो सिमिलरली अगर आप इंडिया ने अगर इसराइल के साथ अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल तक एलिवेट कर लिया है, तो इसका मतलब वी आर गोइंग टू कोलैबोरेट इन डेप्थ इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो उस केस के अंदर अगर हम ये आप देखेंगे तो कौन कौन सी एरियाज के अंदर हमारी कोलैबोरेशन होने वाली है। एआई के फील्ड के अंदर, साइबर सिक्योरिटी को लेकर, स्पेस एंड क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर हमने और इजराइल और इंडिया ने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इस विजिट के ऊपर, मोदी जी की विजिट के ऊपर साइन किए। देन हम इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करने वाले हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये है कि इंडिया अपने गुड्स इजराइल में बेचेगा जब, तो इजराइल हमारे गुड्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएगा। सिमिलरली इजराइल अगर इंडिया के अंदर गुड्स बेचेगा, तो इंडिया इजराइल के गुड्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो हम इजराइल के साथ साइन करने वाले हैं। देन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके अंदर हम इंडिया का जो यूपीआई है वो इजराइल के अंदर यूज किया जाएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो जो आप अपना जी पे करते हो, यूपीआई पेमेंट्स करते हो, तो इजराइल के अंदर जो है यूपीआई पेमेंट्स को ये एग्रीमेंट साइन किया गया, इजराइल के अंदर यूपीआई यूज किया जाएगा। ये हमने एरियाज ऑफ कॉपरेशन देख ही लिए, एआई, साइबर सिक्योरिटी, ये हमने देख लिया। एंड मोदी जी ने सपोर्ट किया है कि हम गाजा पीस इनिशिएटिव को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आई स्ट्रांगली बैक द गाजा पीस इनिशिएटिव। गाजा पीस इनिशिएटिव क्या है कि इजराइल ने, यस्टरडे न्यूज़पेपर में भी हमने ये किया था कि इजराइल और जो है पैलेस्टीन की जो लड़ाई चल रही थी उसको रोकने के लिए यूएस ने एक पीस प्लान इनिशिएटिव जो है, इस लड़ाई को रोकने के लिए एक गाजा पीस इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसमें 20 पॉइंट्स थे। 20 में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताए थे, ठीक है। तो आप अगर देख सकते हैं कि ये गाजा पीस इनिशिएटिव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन ने भी इसको उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इसको अप्रूव किया था। और गाजा पीस इनिशिएटिव में क्या है कि जो पैलेस्टीन के अंदर हमास है, जो उनकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो सबसे पहले इस इनिशिएटिव के अंदर उनको बोला गया कि उनको डिसआर्म करो, उनके हथियार वापस ले लो। दूसरी बात बोला कि पैलेस्टीन के अंदर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स
एस्टैब्लिश होनी चाहिए। तो इंटरनेशनल मतलब कि इजराइल की आर्मी पैलेस्टीन में नहीं रहेगी, ना ही किसी दूसरे देश की रहेगी। एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स हम बनाएंगे जिसमें अलग अलग देश कौन, जो कि गाजा पीस बोर्ड के मेंबर्स हैं। अभी हम देखेंगे गाजा पीस बोर्ड क्या है। ये गाजा पीस इनिशिएटिव है, इसके अंदर 20 पॉइंट्स थे जिसमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूं। बट गाजा पीस इनिशिएटिव को मॉनिटर कौन करेगा, तो वो है गाजा पीस बोर्ड। गाजा पीस बोर्ड का चेयरमैन जो है आपके ट्रंप साहब हैं। उसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं। पाकिस्तान ने भी गाजा पीस बोर्ड को ज्वाइन किया है, बहुत सारी कंट्रीज ने ज्वाइन किया है। इंडिया ने गाजा पीस बोर्ड को ज्वाइन नहीं किया है। इंडिया एक ऑब्जर्वर कंट्री है, अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमें लगेगा कि वो ठीक है तो हम गाजा पीस बोर्ड को ज्वाइन भी करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि मोदी जी ने बोला कि आई स्ट्रांगली सपोर्ट गाजा पीस इनिशिएटिव। तो मतलब मोदी जी कह रहे हैं कि जो ये जितनी भी चीजें हैं ये होनी चाहिए। हमास को डिसआर्म करना चाहिए, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स वहां पर बननी चाहिए। देन उसके बाद न्यू गवर्नेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा कि गाजा को गवर्न कौन करेगा, तो गाजा को गवर्न करेगा वहां की एक टेक्नोक्रेटिक टेम्परेरी अपॉलिटिकल कमेटी बनाई जाएगी। अपॉलिटिकल मतलब कि इलेक्शन होके नहीं, पैलेस्टीन के कुछ इंपॉर्टेंट लोग, उनको एक टेक्नोक्रेटिक कमेटी के रूप में बनाया जाएगा और वो गाजा को गवर्न करेंगे। बट उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग जो बॉडी रहेगी वो बोर्ड ऑफ पीस रहेगा, ठीक है, गाजा बोर्ड ऑफ पीस। ठीक है, गाजा बोर्ड ऑफ पीस नहीं बोल सकते, हम बोर्ड ऑफ पीस बोल सकते हैं उसको। अगर गाजा ही बोलेंगे तो फिर वो गाजा के ही बारे में मामलों में ही चेक करेगा। बट बोर्ड ऑफ पीस जो है उसको ट्रंप जो है वो चेयर कर रहे हैं, वो उसको मॉनिटर करेंगे कि वो अपना काम ढंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे। देन उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन एक्सचेंज और ये सब बोला उन्होंने। एंड देन उसके बाद बोर्ड ऑफ पीस, जो मैंने अभी आपसे बात करी, बोर्ड ऑफ पीस जो है, जो कि एक सुपरवाइजिंग बॉडी रहेगी किसके ऊपर, जो एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने वाली है पैलेस्टीन के अंदर, उसको ऊपर से सुपरवाइज करेगी। गाजा पोस्ट ऑफ ये जो बोर्ड ऑफ पीस की जो मीटिंग है ये वॉशिंगटन में हुई थी। एंड इसके अंदर 27 मेंबर कंट्रीज ने ज्वाइन किया, इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया। इन्होंने जो 27 कंट्रीज है इसमें इसराइल, इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, इवन की पाकिस्तान भी है। ठीक है, और इन्होंने $7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को इन्होंने बोला कि हम इन्वेस्ट करेंगे। यूएस अलोन $10 बिलियन इन्वेस्ट करने मतलब बेसिकली प्लेज किया उसने कि हम गाजा को रीबिल्ड करेंगे। वहां पर तो हर एक डिस्ट्रॉय हो चुका है पूरा का पूरा गाजा, तो उसको रीबिल्ड करेंगे। तो मोदी जी ने इसी विजिट के ऊपर गाजा पीस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने की भी बात कही थी। नाउ मूविंग अहेड, इंडिया स्टैंड ऑन पीस एंड टेररिज्म। तो पीस एंड, ये हमने अभी भी देखा कि इंडिया, मोदी जी ने बोला पीस एंड स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इंडियाज पोजीशन इज क्लियर, ह्यूमैनिटी मस्ट नेवर बिकम अ विक्टिम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देन उन्होंने ये भी बोला इंडिया एंड इजराइल आर कंप्लीटली क्लियर दैट देयर इज नो प्लेस फॉर टेररिज्म इन द वर्ल्ड। तो मोदी जी ने ये स्टेटमेंट्स वहां जाके दी हैं। आगे देख सकते हैं कि ऑनर क्या मोदी जी को कौन कौन से मेडल इस बार मिले। एक मेडल मिला है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सॉरी, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। मोदी जी ने इस मेडल को डिक्टेट किया है टू द पीपल ऑफ इंडिया, इंडियंस को डेडिकेट किया है। देन इजरायली प्रेसिडेंट जो है, आप नाम नोट डाउन कर लीजिए। एक तो प्राइम मिनिस्टर है इसराइल के, ठीक है, उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू। और इनकी वाइफ का नाम है सारा। ठीक है, और इसराइल के प्रेसिडेंट का नेम है आइजैक हर्जोग, आइजैक। ठीक है, तो इन्होंने बोला इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ग्रेट फ्यूचर फॉर इंडिया, इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द ग्रेट फ्यूचर ऑफ द मिडिल ईस्ट। तो इन्होंने बोला इंडिया इज द एसेंशियल पार्ट, इसराइल के प्रेसिडेंट की ये स्टेटमेंट है। देन मोदी जी जो है, मैंने आपको बोला था एक हॉलोकॉस्ट मेमोरियल है याद वैशम, वहां पर भी गए थे। एंड बेसिकली ये जो हॉलोकॉस्ट मेमोरियल है ये डेडिकेट किया गया है इन द मेमोरी ऑफ 6 मिलियन Jews who were murdered by the Nazis and their collaborate during the World War II। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो नाजीज ने ज्यूज का कत्लेआम किया था उसको उनको डेडिकेट किया गया है, ये जो मेमोरियल है याद वैशम। ठीक है, और जब मोदी जी और यहाँ पर गए थे नेतन्याहू, तो वहां पर साइटेशंस पढ़ी गई कैदिश के अंदर। कैदिश क्या है, बेसिकली इट इज एन एंशिएंट ज्यूइश प्रेयर इन द ऑनर ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द हॉलोकास्ट। तो ये भी आपको नोट डाउन करना है। देन नेक्स्ट इज कल्चर एक्सचेंज क्या है। मोदी जी जब अभी इजराइल गए थे वहां पर उन्होंने थिरुवर्थीरा परफॉर्मेंस को भी देखा। थिरुवर्थीरा परफॉर्मेंस किसने की थी, केरला के केयर गिवर कम्युनिटी है इसराइल के अंदर, उन्होंने मोदी जी के सामने थिरुवर्थीरा परफॉर्मेंस दी। थिरुवर्थीरा क्या है, इट इज अ फेस्टिवल, थिरुवर्थीरा इज अ फेस्टिवल इन केरला। ये सेलिब्रेट किया जाता है मलयालम मंथ ऑफ धानु, मलयालम मंथ ऑफ धानु के अंदर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अंदर लॉर्ड शिवा
का बर्थडे और उनका यूनियन पार्वती माता के साथ उसको कोमेमोरेट किया है, उसको जो है कोमेमोरेट किया जाता है। और इसी के अंदर एक डांस परफॉर्म किया जाता है जिसका नाम है थिरुवाथरिकली, थिरुवाथरिकली। तो ये केरला के अंदर ये डांस होता है जिसमें राउंड सर्कल बनाकर जो लेडीज हैं, बेसिकली वुमेन जो है ये परफॉर्म करती हैं। तो इट इज बेसिकली केरला शो, इट शोज केरलाज कल्चरल ट्रेडिशंस आल्सो, केरला's कल्चरल ट्रेडिशंस आल्सो। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स है ये याद रखना है। देन उसके बाद हिब्रू यूनिवर्सिटी की जो है कोलैबोरेशन हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ, ठीक है, एमओयू साइन किया है नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ, ये भी आपको याद रखना है। नाउ मूविंग अहेड, अब मोदी जी ने बात करी, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये इस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ही हमने देखा कि मोदी जी ने यहाँ पर बात की है IMEC की और I2U2। प्यारे बच्चों, IMEC और I2U2 की क्या मतलब, ये है क्या बेसिकली। लिखा है मिस्टर मोदी फर्दर सेड इंडिया एंड इजराइल विल मूव हेड विद रिन्यूड मोमेंटम ऑन IMEC एंड I2U2। तो मतलब IMEC में हम कोलैबोरेट करेंगे, उसको फर्दर उसको एक न्यू विगर के साथ उसको हम जो है उस लाइन के अंदर हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, IMEC को और I2U2 को। तो हमें इसको समझना पड़ेगा कि IMEC क्या है और I2U2 क्या है। तो चलिए देखते हैं। IMEC की फुल फॉर्म अगर आपको नोट डाउन करनी है तो आप नोट डाउन करिए इसे, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये एक कॉरिडोर है, ठीक है। ये कॉरिडोर अगर आप देखेंगे तो इंडिया के जो ये गुजरात का मुद्रा पोर्ट है और ये मुंबई के अंदर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, यहाँ से जो है ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है। मतलब इकोनॉमिक कॉरिडोर का मतलब है कि ट्रेड बढ़ाने के लिए हमने लिंक किया है इंडिया को, मिडल ईस्ट को और यूरोप को। तो इससे क्या होगा, इससे जो है इकोनॉमिक ट्रेड बढ़ेगा, इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़ेंगे, प्रोस्पेरिटी आएगी इन देशों के बीच में और डायरेक्ट एक्सेस हमारा जो है यूरोप तक एक्सेस मिलेगा। अभी भी हम यूरोप के अंदर ट्रेड करते हैं, बट ये जो यहाँ से स्विस कैनाल से होके जाती हैं सारी शिप्स, अगर आप देखेंगे यहाँ से होके जाती हैं। जब ये डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे डिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी। लॉजिस्टिक कॉस्ट का मतलब ये है, लॉजिस्टिक कॉस्ट का मतलब ये है कि जो शिपिंग कॉस्ट है, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया तो शिप जो है हमें अगर सपोज करो इंडिया को कुछ गुड्स भेजने यूरोप के अंदर, तो शिप में ही भेजेंगे हम। तो शिप का अगर डिस्टेंस कम हो गया तो फिर फेयर फ्रेट चार्जेस भी तो कम हो जाएंगे, देन टाइम बहुत कम हो गया। तो इससे जो है इंडिया के गुड्स कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। कॉम्पिटिटिव क्यों? क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो गई। जहां पर हम सपोज करो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पहले 100 रुपए दे रहे थे एक गुड्स का कंटेनर भेजने के लिए, बहुत ही सिंपल टर्म्स लिए मैंने, अब इसके थ्रू वो कॉस्ट 50 रुपए हो जाएगी। तो 50 रुपए होगी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम हो गई तो हमारे गुड्स हम सस्ते बेच सकते हैं, क्योंकि पहले ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ज्यादा थी। तो हमने ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट अपने गुड्स में ही तो जोड़ते हैं, फिर ही तो हम कस्टमर को बेचते हैं आगे। तो जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी तो इंडिया के गुड्स कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। कॉम्पिटिटिव मतलब कि बाकी जब इन मार्केट्स में जाएंगे तो हमारे गुड्स जो है गुड क्वालिटी के और कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, जो बाकी देशों के कंपैरेटिवली कॉम्पिटिटिव प्राइसेस होंगे। तो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आपको देखना है कि जिसको मोदी जी ने बोला कि हम इसको रियूनिड मोमेंटम के साथ फॉलो करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे। ये G20 समिट के अंदर अनाउंस किया गया था 2023, जो इंडिया में G20 समिट हुआ था। बट ये कॉरिडोर के ऊपर जो डेवलपमेंट थी वो रुक गई थी। रुकने का कारण ये था कि इजराइल और पैलेस्टीन की वॉर स्टार्ट हो गई थी। और आपको पता ही है कि ये कॉरिडोर अरब कंट्रीज से होके जाएगा, यूएई, सऊदी अरेबिया, उसके बाद फाइनली इजराइल, इजराइल का हाइफा पोर्ट, देन इजराइल के बाद आगे यूरोप के अंदर। अब क्योंकि इजराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई स्टार्ट हो गई तो ये जो अरब कंट्रीज हैं ये मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं और इजराइल की इनके साथ बनती नहीं है, क्योंकि इजराइल पैलेस्टीनियन लोगों के ऊपर जो है उनका जेनोसाइड कर रहा है, उनको मार रहा है। तो वो पैलेस्टीनियन लोग मुस्लिम जो है वो मुस्लिम पीपल है, ठीक है। तो फिर ये मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज और पैलेस्टीनियन भी जो है मुस्लिम जो है इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। तो फिर यहाँ पर इनके रिलेशंस जो हैं वो इतने अच्छे नहीं रहे, किसके, वेस्ट एशिया के अंदर जो ये आपके अरब वर्ल्ड है और ये इजराइल, इनके बीच में रिलेशनशिप जो है वो डिटोरेट हो गई। हालांकि अब्राहम अकॉर्ड्स की हमने बात की थी कल। अब्राहम अकॉर्ड्स जो है अरब कंट्रीज और इसराइल के बीच में रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने की बात हो रही थी कि रिलेशन इनके बीच में नॉर्मलाइज होने चाहिए, लड़ाई वगैरह नहीं होनी चाहिए, इनके रिलेशंस कॉर्डियल होने चाहिए। तो अब्राहम अकॉर्ड्स यूएस ने ब्रोकर किए थे, बट वो यूएई, सऊदी अरेबिया ने साइन नहीं किया अब्राहम अकॉर्ड को।
वो होने वाला था, बट उधर से फिर इजराइल और पैलेस्टीन की वॉर जैसे ही स्टार्ट हो गई, फिर सऊदी अरेबिया मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ये नहीं शो करना चाहता कि इजराइल इज कमिटिंग जीनोसाइड ऑन पैलेस्टीनियन पीपल एंड सऊदी अरेबिया इज एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट्स विद इजराइल। तो सऊदी अरेबिया ने अब्राहम अकॉर्ड को इजराइल इजराइल के साथ साइन नहीं किया था, यूएई ने किया था, बहरीन ने किया था, मोरक्को ने किया था, और एक दो कंट्रीज और हैं जिन्होंने किया था, जो कि हमने कल की क्लास में देखा भी था। तो ये अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो IMEC क्या है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अगर आप कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे इसके अंदर, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। ये कॉरिडोर G20 समिट 2023 में लॉन्च किया गया था। इसके सिग्नेटरीज कौन है? इंडिया, यूएस, सऊदी अरेबिया, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली। ये याद रखने की जरूरत नहीं है। और ये इनिशिएटिव जो है बेसिकली इट इज एन ऑल्टरनेटिव, ये ऑल्टरनेटिव है किसको? ऑल्टरनेटिव चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। इस कॉरिडोर के दो सेगमेंट्स हैं, अगर आप देखेंगे इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के दो सेगमेंट्स हैं। एक ईस्टर्न कॉरिडोर जो इंडिया से गल्फ की तरफ जाता है, एंड दूसरा गल्फ टू यूरोप जिसको नॉर्दर्न कॉरिडोर बोलते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इंडिया टू गल्फ। तो ये हो गया आपका ईस्टर्न, इंडिया से लेके गल्फ कंट्रीज तक, और उसके बाद गल्फ से लेके यूरोप में, ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। तो दो इसके कॉरिडोर्स हैं, ठीक है। देन आगे देख सकते हैं इसका ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑफ पोर्ट्स, पोर्ट्स बनाना, रेलवेज बनाना, रोड्स बनाना, ताकि जो ट्रेड है वो इजिली हो सके। देन इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर से होगा क्या? लॉजिस्टिक कॉस्ट 30% तक कम हो जाएगी। अगर यूरोप में हमने गुड्स भेजने हैं तो 30% तक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी। इवन 40% टाइम कम हो जाएगा। अभी प्रेजेंटली जो स्विस कैनाल से हम भेजते हैं गुड्स को, एज कम्पेयर टू द स्विस कैनाल वाला रूट एंड IMEC वाला रूट, उसमें 40% टाइम की बचत हो जाएगी, 30% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बचत हो जाएगी। तो ये हो गया इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। देन व्हाट इज I2U2? हाँ, I2U2 का मतलब है कि दो आई है इसके अंदर, क्योंकि I2 है ना, I2 है मतलब दो आई है, और U2 है मतलब दो यू है। तो इसका मतलब आई से क्या हो गया? इजराइल, फिर आई से क्या हो गया? इंडिया, फिर यू से क्या हो गया? UAE, और फिर यू से क्या हो गया? US। तो ये जो I2U2 है, ये चार देशों का एक ग्रुप है, चार देशों का ग्रुप है, जिसके अंदर आप देखेंगे इजराइल है, इंडिया है, UAE है, और US है। ठीक है जी। तो इट इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म्ड बिटवीन इंडिया, इजराइल, UAE एंड US। और इसको क्या बोलते हैं? वेस्ट एशियन क्वाड। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटर मतलब चार साइड्स होती हैं, जिसकी क्वाड्रिलेटर की चार साइड्स होती हैं, तो इसलिए इसको वेस्ट एशिया, क्योंकि एशिया की वेस्टर्न साइड्स में ये सारी कंट्री, UAE हो गया, इजराइल हो गया, ये वेस्टर्न साइड में, तो इसको वेस्ट एशिया क्वाड भी बोलते हैं। आपको इसको याद रखना है, या इसको मिडिल ईस्ट क्वाड भी बोलते हैं। हाँ, क्योंकि मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड के अंदर दो क्वाड्स हैं, एक है इंडो पैसिफिक क्वाड और एक है वेस्ट एशिया क्वाड। इंडो पैसिफिक क्वाड कौन सी है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, बट पहले आप वेस्ट एशिया क्वाड के ऊपर आपको फोकस करना है। वेस्ट एशिया कॉर्ड, इट वाज एस्टैब्लिश, ये क्यों एस्टैब्लिश की गई थी? इट वाज एस्टैब्लिश टू एनहांस द कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन इन वेरियस एरियाज सच एज वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस I2U2 इज टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक इनोवेशन। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव नहीं याद रखने हैं, बस बेसिकली ये याद रखना है कि वेस्ट एशियन कॉर्ड क्या है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर हैं। अब ये ओरिजिनेट कब हुई थी आपको याद रखना है कि ये अक्टूबर 2021 के अंदर ये I2U2 प्लेटफॉर्म जो है ये लॉन्च किया गया था आफ्टर द अब्राहम अकॉर्ड्स, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड्स में इजराइल और कुछ अरब कंट्रीज के बीच में रिलेशन नॉर्मलाइज हुए थे, US ने ब्रोकर करवाया था उसको। तो फिर वहां पर अब्राहम, अब क्योंकि UAE ने अब्राहम अकॉर्ड साइन किए थे, फिर इजराइल और UAE इसके पार्ट बने, क्योंकि उन्होंने अपने रिलेशन नॉर्मलाइज किए। इंडिया तो चलो पहले से ही पार्टनर है इजराइल का, और US और इजराइल ये सारे एलाइज हैं। तो फिर इसलिए अब्राहम अकॉर्ड्स साइन होने के बाद ये I2U2 बनाया गया था। एंड मेन एम वाज टू एड्रेस द मैटर्स रिलेटेड टू मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन इन द एरिया। ओरिजिनली इसको इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन बोला गया था, बट बाद में इसको वेस्ट एशियन क्वाड भी बोला गया। अगर आप इसका मैप देखेंगे तो आपको ये मैप पे दिखेगा, ये मैप क्लियर नहीं है, सॉरी, ये मैप ज्यादा क्लियर नहीं है, तो आप मतलब देख सकते हैं, अगर कुछ इंडिया यहाँ पर है, UAE यहाँ पर है, और इजराइल यहाँ पर है, ये ब्लर आ रखा है ना, सॉरी। फिर आगे देखिए, ये है आपका इंडो पैसिफिक क्वाड। इंडो पैसिफिक क्वाड अलग है, ठीक है, इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक क्वाड। इंडो पैसिफिक क्वाड जो है ना, वो चार देशों का ग्रुप है। वो कौन है? इंडिया, जापान,
यूएस और ऑस्ट्रेलिया। तो आपको अगर पूछा जाए इंडो पैसिफिक क्वाड के अंदर कितने देश हैं, तो आपको टिक करके आना है इंडिया, जापान, जापान, देन ये है आपका यूएस और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। इंडो पैसिफिक रीजन है ये, क्योंकि ये इंडियन ओशियन है, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है, तो ये इंडो पैसिफिक रीजन है। इंडो पैसिफिक रीजन ये क्यों बनाई गई थी क्वाड? ये बनाई गई थी टू प्रमोट इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर। रूल बेस्ड ऑर्डर का मतलब है कि जो कंट्रीज इंडो पैसिफिक के अंदर है वो इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करें। बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि चाइना इस एरिया के अंदर बहुत एग्रेसिवली इन साउथ चाइना सी के अंदर बहुत एग्रेसिवली अपनी हेजीमनी जो है वो बना रहा है, क्योंकि साउथ चाइना सी के अंदर जितने आइलैंड्स हैं उसके ऊपर चाइना ने अपना कब्जा कर रखा है। तो अगर चाइना इस रूट के ऊपर कब्जा कर लेगा तो फिर इंटरनेशनल रूल्स का क्या होगा, इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स का क्या होगा कि इंडिया की भी शिप्स यहाँ से गुड्स लेकर जाती हैं। तो अगर चाइना ही कब्जा कर लेगा हर चीज के ऊपर, तो फिर उसके बाद इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर जो है वो इट कुड बी इनटू अ डेंजरस सिचुएशन। तो इंडो पैसिफिक क्वाड का पर्पस अलग है। ये बेसिकली रूल बेस्ड ऑर्डर को प्रमोट करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन्स के अंदर सारी कंट्रीज जो है रूल्स के अकॉर्डिंग चले। और I2U2 जो है वो एक वेस्ट एशियन क्वाड बोलते हैं, क्योंकि वेस्ट एशिया की कंट्रीज उसके अंदर है, तो उसको वेस्ट एशियन क्वाड बोला जाता है। उसका मेन पर्पस है इकोनॉमिक कोलैबोरेशन इन द एरियाज ऑफ, आपने देखा ही था जो अभी हमने चेक किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोदी जीज विजिट टू द इसराइल। देन बहुत सारी एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो कि सिविल एविएशन सेक्टर को रेगुलेट करती है, ठीक है, एयरलाइंस को रेगुलेट करती है, उन्होंने नया रूल निकाल दिया है कि अगर आप एयर टिकट बुक कराते हैं और आपने उसको मॉडिफाई करना है या कैंसिल करना है, पहले उसके अंदर 24 आवर्स का टाइम था, अब 48 आवर्स तक आप अपनी टिकट कैंसिल करवा सकते हैं। तो पहले 24 आवर्स के अंदर आपको टाइम दिया था, 24 आवर्स के अंदर अगर कैंसिल करवानी है 24 आवर्स का टाइम है। अगर 24 आवर्स के अंदर नहीं करवाते थे तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलता था। अब 48 आवर्स का टाइम अलाउ कर दिया गया है, ठीक है जी, क्योंकि हो सकता है कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए या कुछ हो जाए, तो आपका डिसीजन बदल गया कि मुझे नहीं जाना, अब ट्रैवल नहीं करना, तो आप अपनी टिकट कैंसिल करवा लेंगे, आपको रिफंड मिलेगा। बट उसकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें ये हैं कि आपने जो टिकट बुक कराई थी उस दिन से 48 आवर्स का टाइम आपको मिलेगा। अब टिकट बुक जो आपने कराई हो, सपोज करो आपने टिकट बुक कराई 2 दिन पहले, फ्लाइट जिस दिन थी उससे 2 या 3 दिन पहले बुक कराई, तब नहीं, वो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि एटलीस्ट आपने बुकिंग 7 डेज पहले करवाई हो फ्रॉम द डिपार्चर। 7 डेज पहले अगर आपने बुकिंग करवाई थी, वहां पर आपको 48 आवर्स का टाइम मिलेगा, तो रिफंड आपको मिल सकता है। सो ये न्यूज ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या नई नई चीज क्या है। देन मूविंग अहेड, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम महाराष्ट्र को अगले 5 सालों में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे। तो हमारे पूरे इंडिया की जो इकोनॉमी है, अगर आप देखेंगे 4 to 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, तो ये महाराष्ट्र को ही सिर्फ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का कह रहे हैं कि अगले 5 सालों में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनाएंगे। देन आगे चलते हैं। बाय द वे, चाइना की इकोनॉमी कितने ट्रिलियन डॉलर्स की है? आई थिंक 19 ट्रिलियन डॉलर्स की है चाइना की इकोनॉमी। हमारे इंडिया की 4-5 ट्रिलियन डॉलर्स की है, चाइना की 19 ट्रिलियन डॉलर्स की है, एंड यूएस की 27 ट्रिलियन डॉलर्स है। तो यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस है। देन आगे देखते हैं। Now this is the important news. High Court reserves order on appeal against stay on the Kerala Story 2. तो केरला स्टोरी 2 जो है एक मूवी जो है वो रिलीज होने वाली थी, उसका टाइटल है केरला स्टोरी 2। ठीक है जी, तो इसको इस मूवी के रिलीज के ऊपर जो है पिटीशन फाइल हुई। बेसिकली कोई भी इंडिया के अंदर जब मूवी रिलीज होनी होती है तो उसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से जो है सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है, ठीक है, कि उसको सर्टिफाई करती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो है वो उसको सर्टिफाई करता है। अब केरला जो ये स्टोरी 2 है इसको जो है सर्टिफिकेशन मिल गया था, ये रिलीज होने वाली थी, इसका टीजर भी रिलीज हुआ, बट कुछ पिटिशनर्स हैं उन्होंने इसके खिलाफ पिटिशन डाली है। तो उसको हम देखते हैं कि क्यों पिटिशन डाली है। केरला हाई कोर्ट ने इसके रिलीज के ऊपर स्टे लगा दिया है कि ये मूवी रिलीज नहीं हो सकती। इसके पीछे रीजन जानते हैं कि ऐसा क्यों केरला हाई कोर्ट ने क्यों लगाया स्टे। लीगल कंट्रोवर्सी क्या है कि जो पिटिशनर थे उन्होंने बोला कि जो ये मूवी है केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड
इज अ डेलिबरेट, ये पूरा नाम है इसका, ठीक है, केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड। तो पिटिशनर ने बोला कि इट इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू डिफेम केरला, कह रहे केरला को डिफेम करने का एक डेलिबरेट कोशिश की जा रही है, सिर्फ केरला को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। उनका फियर ये है कि भाई आप टाइटल, मूवी के टाइटल में आप केरला ऐड कर रहे हो, और इस मूवी में दिखाए गए हैं टेररिस्ट इंसिडेंट्स और कन्वर्जन, ठीक है, फोर्स्ड कन्वर्जन, धर्म परिवर्तन और टेररिज्म रिलेटेड जो है इंसिडेंट दिखाए गए हैं। तो इस मूवी के अंदर ये इंसिडेंट सिर्फ केरला के अंदर नहीं है, ये इंसिडेंट शो किए गए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर। तो इस मूवी को अगर कोई पूरी देखेगा तो वहां पर बताया गया है कि जो टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट्स हैं और जो फोर्स्ड कन्वर्जन, धर्म परिवर्तन करवाने के इंसिडेंट, वो सिर्फ केरला में नहीं होते, वो मध्य प्रदेश में भी होते हैं, राजस्थान में होते हैं। पिटिशनर का कहना है तो फिर इसका नाम केरला ही क्यों रखा गया, जब ये इंसिडेंट्स हर कहीं होते हैं, सिर्फ केरला को ही डिफेम क्यों किया जा रहा है। इसका टाइटल जो है ऐसा है कि जिससे लोगों के मन में ये बैठे कि ये टेररिस्ट रिलेटेड इंसिडेंट सिर्फ केरला में होते हैं, तो केरला को डिफेम करने के लिए किया जा रहा है। पिटिशनर्स का कहना है कि ये फॉल्स नैरेटिव है, ये स्टेट की इमेज को टार्निश करने के लिए ऐसा किया गया है, जानबूझ के ऐसा टाइटल रखा गया है। और अब फिर उसके बाद कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास किया और कोर्ट ने बोला स्टे कर दिया रिलीज सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। कोर्ट ने बोला कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, उन्होंने किस बेसिस पे इसको यू सर्टिफिकेट दे दिया, मतलब इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया, कि उन्होंने गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया। और केरला हाई कोर्ट ने बोला सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को कि आप इसको री एग्जामिन करिए, दोबारा से री एग्जामिन करिए अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस। देन आगे देख सकते हैं और कोर्ट ने ये भी बोला कि ये कॉम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब कर सकता है, कॉम्युनल हार्मनी, क्योंकि हार्मनी को डिस्टर्ब कर सकता है। किसी एक स्टेट को डिफेम करने के लिए ऐसा एक टाइटल रखा हुआ है आपने। अब हम देख लेते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये क्या है। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब ये किसी लॉ के अंदर बनाई गई बॉडी है, किसी स्टैट्यूट के अंदर बनाई गई बॉडी है ये, ठीक है जी। नाउ आगे, इट इज कॉमनली नोन एज सेंसर बोर्ड भी इसको बोला जाता है। अब लॉ, कौन सा लॉ है जिसके अंदर ये काम करती है, जिससे इसको पावर्स मिलती हैं, तो आप देखें सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952, देन सिनेमेटोग्राफ रूल्स 1983। ये जो एक्ट है, इसी एक्ट के अंदर इस बॉडी को जो है इसका बर्थ इसी एक्ट से होता है, सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। तो इट इज अ, अगर आपको पेपर में आ जाए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो आप टिक करके आएंगे इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। कौन सा लॉ इन्वॉल्व है, तो आप बोलेंगे सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। देन उसके बाद देख लेते हैं इनके रूल्स क्या है। ये सेंसर बोर्ड करता क्या है, इट रेगुलेट्स द पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स इन इंडिया। नो फिल्म कैन बी रिलीज्ड पब्लिकली विदाउट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, उसके सर्टिफिकेशन के बगैर कोई भी मूवी रिलीज नहीं हो सकती। ये जो बॉडी है इसका एक चेयरपर्सन होता है और इसके 12 to 25 मेंबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसके पूरे इंडिया के अंदर 9 ऑफिसेज हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ये हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का ये है कि कितनी कैटेगरीज होती हैं मूवीज को जब ये सर्टिफाई करते हैं। तो सबसे पहले यू कैटेगरी होती है। यू कैटेगरी का मतलब होता है कि हर कोई देख सकता है, बुजुर्ग देख सकते हैं, बच्चे देख सकते हैं, हर कोई इस मूवी को देख सकता है। इट इज सुटेबल फॉर ऑल एज ग्रुप्स। तो अगर किसी मूवी को यू सर्टिफिकेट मिला है तो बच्चे भी देख सकते हैं, अडल्ट्स भी देख सकते हैं, हर कोई देख सकता है, यूनिवर्सल है वो। देन यू ए का मतलब है कि ये यूनिवर्सल है, देख सकते हैं, बट अगर कोई 12 साल से नीचे का बच्चा है उसको एडल्ट की सुपरविजन के अंदर वो मूवी देखनी चाहिए। तो यू ए का मतलब है कि यूनिवर्सल है, हर कोई देख ले, बट 12 साल से अगर नीचे का कोई बच्चा है उसको फिर एडल्ट की सुपरविजन में वो मूवी देखनी चाहिए। बट यहाँ पर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ पर चाहे वो बच्चा 5 साल का है, चाहे 6 साल का, 7 साल का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एडल्ट की सुपरविजन की बात आती है 12 साल के छोटे के लिए। देन उसके बाद अगर ए सर्टिफिकेशन है तो इसका मतलब सिर्फ एडल्ट्स देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उसमें बहुत सारी वायलेंस हो सकता है उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट सीन्स हो उसके अंदर। तो ए सर्टिफिकेट हो गया। एस हो गया रिस्ट्रिक्टेड है ये, फॉर द स्पेशल क्लासेस, मतलब कुछ ऐसी मूवीज होती हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ पीपल के लिए बनाई जाती है, जैसे डॉक्टर्स के लिए, फार्मर्स के लिए, वो सबके लिए नहीं होती। देन न्यू कैटेगरीज जो है ऐड की गई हैं, वो कौन सी है न्यू कैटेगरीज, आप देख सकते हैं UA7+, UA13+, UA16+। तो मतलब 7 साल के ऊपर वाला बच्चा देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर 7 साल से कम का बच्चा है तो फिर वो एडल्ट सुपरविजन में देखे। 13 प्लस है तो 13 साल से ऊपर का बच्चा देख सकता है, बट अगर 13 साल से छोटा बच्चा है तो फिर एडल्ट सुपरविजन में वो देखे।
16 से ऊपर वाली कैटेगरी में 16 से ऊपर वाले बच्चे देख सकते हैं, बट अगर 16 साल से कम वाले बच्चे हैं तो ये कैटेगरी नई ऐड हुई थी, 2023 में अमेंडमेंट की गई थी इस लॉ के अंदर, और ये नई कैटेगरीज ऐड की गई हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट केरला, केरला स्टोरी 2। तो आपने देखा कि इसमें सिर्फ टाइटल केरला यूज किया गया है, बट इसके अंदर टेररिज्म और इसके इंसिडेंट दिखाए गए हैं। तो पिटिशनर ने बोला था कि इससे केरला की इमेज को डिफेम किया जा रहा है, उसकी इमेज को टार्निश किया जा रहा है, केरला को डिफेम किया जा रहा है। देन आगे देख लेते हैं इसके अंदर। देन गुवाहाटी का हाई कोर्ट ने हेट स्पीच के रिगार्डिंग जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं, असम के चीफ मिनिस्टर का नाम है हिमंता बिस्वास शर्मा, ठीक है, हिमंता बिस्वास शर्मा को जो है नोटिस इशू किया है। ये न्यूज अभी हमारे इतने काम की नहीं है, बस बेसिकली इसका एक बैकग्राउंड मैं बता देता हूँ। जो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वास शर्मा, उनके ना एक एक वीडियो सर्कुलेट हुई थी जिसमें ना वो एक गन के साथ निशाना लगा रहे थे और सामने एक मुस्लिम पर्सन की फोटो बनी हुई थी। तो वो एक हेट स्पीच है। आप एक ऐसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हो जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ आप हेट स्पीच दे रहे हो, हालांकि बोला कुछ नहीं बट आपके एक्शन शो कर रहे हैं। तो उनके ऊपर हेट स्पीच के रिगार्डिंग जो है केसेस फाइल होने चाहिए, ऐसी पिटीशन फाइल हुई जिसमें गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अभी नोटिस इशू किया। लेट्स सी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बेसिकली वो जो असम के मुख्यमंत्री है ना, वो असम के अंदर बहुत सारी ना जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको वहां पर एक वर्ड यूज किया जाता है मियाँ, एक पेजोरेटिव टर्म है, एक मतलब डेनिग्रेटिंग टर्म है। मियाँ का मतलब है कि इलीगल माइग्रेंट, वो कहते हैं इलीगल है ये बांग्लादेश से इधर आए थे, तो वो कहते हैं कि ये इन्फिल्ट्रेटर हैं, इनको बाहर निकालना चाहिए। तो ये हेट स्पीच के रिगार्डिंग है, इसको हम बाद में देखेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से जो न्यूज है वो ये न्यूज है जो अब हम करने वाले हैं। इंडिया स्लैम्स पाकिस्तान एट यूनाइटेड नेशन सेज इट इज अ लाला लैंड। लाला लैंड मतलब, अब इसमें देखते हैं कि 61st सेशन हो रहा था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का 61st सेशन चल रहा था। उसके अंदर पाकिस्तान ने इंडिया के बारे में बोला कि इंडिया जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है एट्रोसिटीज कर रहा है लोगों के ऊपर, वहां पर बहुत सारी एनकाउंटर्स हो रहे हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी एलिगेशंस लगाई जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट है, ऐसी चीजें बोली। जो इंडिया के एम्बेसडर थे और इंडिया की तरफ से जिन्होंने रिप्लाई किया, उन्होंने बोला कि सर पाकिस्तान एक लाला लैंड है। लाला लैंड का मतलब है कि जो फैंटेसी में जीता है, जो रियलिटी में नहीं है। मतलब पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट्स हैं वो अनरियलिस्टिक है, बेसलेस है, पाकिस्तान हवा में बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर के बारे में उन्होंने कुछ फैक्ट्स बताए, हमारे जो अम्बेसडर है उन्होंने क्या फैक्ट्स बताए वो हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड पाकिस्तान लिविंग इन अ लाला लैंड, ठीक है जी। तो इंडिया ने रिबटल दिया, 61st सेशन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का सेशन चल रहा था। तो रिबटल क्या क्या दिया ये देखिए आप। जो हमारी एम्बेसडर हैं उन्होंने बोला कि सर पाकिस्तान जो है ना वो प्रोपागेंडा फैला रहा है। प्रोपागेंडा मतलब झूठी बातें जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने बोला कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी देख लीजिए, जम्मू कश्मीर कितनी तरक्की कर गया है। और पाकिस्तान की तरफ देख लीजिए, पाकिस्तान क्या इकोनॉमिक ट्रबल्स, पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस में है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से इनको बेल आउट पैकेज लेने पड़ते हैं। तो ये किस आधार पर ये बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, इंडिया वहां पर जो है वहां डेवलपमेंट नहीं कर रहा, और मे बी इंडिया वहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ही सारी ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, ऐसा कहने का। तो अनुपमा सिंह जो है इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव थी, उन्होंने ये इसको काउंटर किया। और बेसिकली पाकिस्तान के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी इस बात को बोला, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो इसमें जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो हैं इसके अंदर। तो मुस्लिम कंट्रीज में पाकिस्तान तो चलो है ही है ओआईसी का मेंबर, और ओआईसी ने भी ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर इंडिया के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में ये बात बोली उन्होंने। अब इसको काउंटर किया, उन्होंने बोला सर जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखो कितनी डेवलपमेंट कर दी इंडियन गवर्नमेंट ने, और पाकिस्तान जो ये बात कह रहा है, पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को देख ले, वहां पर उसकी इकोनॉमी कितनी क्राइसिस में है। देन आप देखें इंडिया पोजीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने बोला कि जम्मू कश्मीर इज द पार्ट ऑफ इंडिया, इट विल ऑलवेज रिमेन टू बी इन एलिनिएबल पार्ट ऑफ इंडिया। एंड जम्मू कश्मीर जो है इंडिया में एसीड हुआ था 1947 के अंदर,
और ये इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत जम्मू कश्मीर परमानेंटली इंडिया का पार्ट है। रादर पाकिस्तान ने जो है हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर जो पीओ के पार्ट है उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। उन्होंने ये भी बात बोली है कि भाई अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट ने वहां पर बहुत सारी रिसेंट ईयर्स में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है, जिसमें से उन्होंने एक चिनाब रेल ब्रिज की भी बात करी, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट रेल ब्रिज भी है। तो अनुपमा सिंह ने बोला कि सर डेवलपमेंट देखिए जम्मू कश्मीर में कितनी हो रही है। और अगर आप रेलवे ब्रिज की बात करेंगे तो रेलवे ब्रिज जो चेन्नई जो ये रेल ब्रिज है उसको अगर आप देखेंगे तो उसको भी आपको मैं दिखाता हूँ। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। ये अब ये जो चिनाब रिवर के ऊपर जो ये ब्रिज है, चिनाब ब्रिज इसको बोलते हैं। तो आप इसको देखिए, थोड़ा से पॉइंट्स इसके बारे में नोट डाउन कर लीजिए जरा आप। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए आप। चिनाब रेल ब्रिज, ये चिनाब रेल ब्रिज जो है ना, ये किसको लिंक करेगी? ये लिंक करेगी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक। इससे क्या होगा? तो इससे बेसिकली ये आईफिल टावर से भी बड़ी है और दुनिया की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। रेलवे ब्रिज आईफिल टावर से भी बड़ी है, मैं आपको बता रहा हूँ। और आप देख सकते हैं चिनाब रेलवे ब्रिज ये है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की बनी हुई है। ठीक है, ये रिवर बेड है, चिनाब रिवर के ऊपर बनी हुई है और दुनिया की हाईएस्ट आईफिल टावर से भी ऊंची है। पेरिस का आईफिल टावर है उससे भी ऊंची है ये ब्रिज। तो आपसे पेपर में पूछ लिया जाए चिनाब रेलवे ब्रिज जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर बनी हुई है, तो आप बोलेंगे वो चिनाब रिवर के ऊपर बनी है। एक और ब्रिज है जो इंडिया के अंदर अभी जम्मू कश्मीर के अंदर वो भी उसको इनॉग्रेट किया गया, उसको बोलते हैं अंजी खाद रेलवे ब्रिज। अंजी खाद रेलवे ब्रिज जो है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, वो इंडिया की फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज है। केबल, ये तो है चिनाब ब्रिज, ठीक है, ये स्टील से बनी हुई है। केबल वाली ब्रिज अंजी खाद ब्रिज जो है वो अंजी रिवर के ऊपर बनी हुई है। अंजी ब्रिज फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज इन इंडिया। ठीक है, और इट इज द सेकंड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज आफ्टर द चिनाब ब्रिज। तो चिनाब ब्रिज दुनिया की सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है और ये इंडिया के अंदर सेकंड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है ये अंजी अंजी ब्रिज है। अंजी अंजी रिवर के ऊपर बनाई गई है। और अगर आप देखेंगे ये केबल स्टेट ब्रिज है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से केबल्स के सहारे से इसको जो है अंजी ब्रिज को ऐसे बनाया गया है। ठीक है जी, चलिए फिर देखते हैं आगे। देन उसके बाद ये यूनाइटेड नेशंस का जो ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जो ये सेशन चल रहा था, इसके अंदर डेमोक्रेसी टेररिज्म एंड यूएनएचआरसी सेशन की जब इसमें बात चल रही थी, तो इन्होंने बोला कि सर पाकिस्तान तो हमें लेक्चर ना ही दे तो अच्छा है। उन्होंने बोला कि सर पाकिस्तान की खुद की सिविलियन गवर्नमेंट जो है वहां पर पूरी टर्म कंप्लीट नहीं कर पाती, वहां पर पाकिस्तान की आर्मी पीछे से चला रही है, तो हमें लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है। देन उसके बाद उन्होंने बोला सर जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप एविडेंस देखेंगे तो इस बार जब इलेक्शन हुए थे तो हाईएस्ट वोटर टर्नआउट देखने को मिली जम्मू कश्मीर के अंदर। तो विच हैव, और जम्मू कश्मीर के लोगों ने टेररिज्म और वायलेंस की आइडियोलॉजी को रिजेक्ट कर दिया है। जम्मू कश्मीर के लोगों की अगर हाईएस्ट हाईएस्ट वोटर टर्नआउट है तो लोग बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है जी, तो इन चीजों के रिगार्डिंग जो है उनको पाकिस्तान को काउंटर किया गया। नाउ अब आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का ये 61st सेशन था। 23 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक ये चलेगा। ये कहाँ पर करवाया जा रहा है? प्लायस देश नेशंस इन जिनेवा। तो ये क्या है जी? जिनेवा के अंदर करवाया जा रहा है। प्लायस देश नेशन क्या है? ये यूनाइटेड नेशन का यूरोपियन हेडक्वार्टर है। तो जिनेवा के अंदर जो है ये मीटिंग चल रही है। और इस जिनेवा के अंदर और कौन कौन सी यूएन की बॉडीज हैं? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये तो है ही है। यूएनएचआरसी, यूएनएचआरसी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ भी है। डब्ल्यूएचओ ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स, OHCHR, इसका भी ऑफिस वहीं पे है। देन 120 से ज्यादा स्टेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया और यूएन के सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो ग्यूटर्स, उन्होंने स्पीच दी।
जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट एनाबेला बैरबॉक, उन्होंने भी स्पीच दी। देन हाई कमिश्नर वॉल्कर टर्क जो है, उन्होंने भी इसके अंदर स्पीच दी। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये कौन है। हु इज एनाबेला बेयरबॉक? हु इज एनाबेला बेयरबॉक? तो एनाबेला बेयरबॉक जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट है एनाबेला बेयरबॉक। ठीक है, वो जर्मन पॉलिटिशियन है और जर्मन की फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुकी हैं और प्रेजेंटली शी इज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये है एनालिना बेयरबॉक। और ये यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटस। देन उसके बाद ऑफिस ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। तो ये एक यूएन की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है और इसके जो हेड हैं वो है वॉल्कर टर्क। तो वॉल्कर टर्क देखेंगे, ये वॉल्कर टर्क है। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जिसका 61st सेशन चल रहा है, उसके प्रेसिडेंट ये है। ठीक है, सिद्धार्थ रेजो, रेजा या रेजो है, वो अभी हम चेक कर लेते हैं। तो ये क्या है, आप इसको ध्यान से देखिए। जो ये वॉल्कर टर्क है ना, ये ऑफिस ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑफिस ऑफ ह्यूमन राइट्स कमिश्नर जो है सॉरी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ये है ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ द ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, एक तरफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है और एक तरफ ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये दो अलग अलग चीजें हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल एक पॉलिटिकल बॉडी है जिसमें काफी सारे देश मेंबर हैं और उसके अंदर उनको इलेक्ट करके वो मेंबर्स बनते हैं। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है इसी की, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की। तो इसके हेड वॉल्कर टर्क है, वॉल्कर टर्क। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, इसमें कुछ इलेक्शन नहीं होते। ठीक है, ये जो है, ये एक पॉलिटिकल बॉडी है जिसमें देश, अलग अलग देश जो है इसका मेंबर बनते हैं। अभी नेक्स्ट सेशन में ना इसको कंप्लीट करते हैं।